नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में जो एक वैल्यू एडिशन पेपर है जिसका नाम है गांधी एंड एजुकेशन, ये वैक पेपर है, उसको हम कवर करने का प्रयास करेंगे या उसको हम पढ़ने का और समझने का प्रयास करेंगे। इस पाठ्यक्रम या इस पेपर का जो उद्देश्य है वो यह है कि शिक्षा पर गांधी जी के कौन कौन से विचार हैं, उनसे हम कौन कौन सी प्रेरणा ले सकते हैं, उनका जितना भी वक्तव्य है शिक्षा को लेकर, जो उनका राइटिंग्स है, जितना भी उन्होंने लिखा है शिक्षा को केंद्र में रखकर, उन सभी को हमें समझना या उन वैल्यूज़ को ड्रॉ करना या फिर उन मूल्यों को लेना जो आज भी वर्तमान दौर में प्रासंगिक हैं या महत्वपूर्ण हैं। कि गांधी जी के कौन कौन से विचार हैं जो शिक्षा दर्शन के जगत में आज भी प्रासंगिक हैं और वह हमारे किस स्वरूप से हमें इंस्पायर करते हैं, हमको उन्नति की ओर अग्रसर करते हैं। वो कौन कौन से शिक्षा पर मूल्य हैं गांधी जी के, उनके ऊपर भी हमें चर्चा करना है। तीसरा प्रमुख पॉइंट ये है कि जो गांधी जी के जो शिक्षा पर विचार हैं वो कौन कौन से विचार हैं जो आत्मनिर्भरता की ओर ले जाते हैं या आत्मनिर्भर शिक्षा पर गांधी के विचारों को समझने का प्रयास इस पेपर के माध्यम से किया जाएगा। तो वो ये शब्द देते हैं स्वावलंबी शिक्षा। और अंतिम में हम जो गांधी जी के जितने भी शिक्षा पर विचार हैं एनईपी में वो किस तरीके से समाहित हुए हैं, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नई शिक्षा नीति है, क्या उसके अंदर गांधी जी के कुछ अंश हैं, क्या गांधी जी का जो विचार है शिक्षा को लेकर क्या वो है उसके अंदर अपनाया गया है, उन सभी चीज़ों को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। इस पेपर को पढ़ने के उपरांत आपके अंदर कौन कौन से कौशल और कौन कौन सी क्षमताओं का विकास होगा। सबसे पहला जो है उसके अंदर ये है कि गांधीवादी दृष्टिकोण आपको समझ में आएगा, उसका महत्व समझ में आएगा कि गांधीवादी दृष्टिकोण और क्यों अभी वर्तमान दौर में प्रासंगिक है शिक्षा के जगत में भी और भी अन्य। उसके बाद हम भारतीय भाषाओं में शिक्षा के महत्व को समझेंगे या उसको किस तरीके से गांधी जी किस तरीके से देखते थे कि भारतीय भाषाओं जिसे वर्नाकुलर लैंग्वेज जो उसके अंदर किस तरीके से शिक्षा होनी चाहिए, उसके स्वरूप को भी हम आगे समझेंगे। एनएपी 2020 में गांधीवादी विचारों के अनुप्रयोग का मूल्यांकन करेंगे कि कौन कौन से विचार हैं जो एनईपी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत अपनाए गए हैं। उसके बाद व्यावसायिक और कौशल उन्मुख शिक्षा में कैसे जो नई शिक्षा नीति है उसके सिद्धांत समाहित है कि जो गांधी जी बात करते हैं किस तरीके का एजुकेशन होना चाहिए, तो वही उसी को हम आगे बढ़ाते हुए जो व्यावसायिक और कौशल उन्मुख शिक्षा की जो बात करी है गांधी जी ने उसको भी हम विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। तो इसी कड़ी में इस पेपर के अंदर 2-3 यूनिट है, उसको कवर करना है। आज मैं इस लेक्चर के माध्यम से पहला यूनिट कवर करने की कोशिश करूंगा जिसके अंदर क्या है, गांधीज फिलॉसफी ऑन एजुकेशन, गांधी का दर्शन और शिक्षा। तो जो ये पेपर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हमें गांधी जी के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए और लगभग सभी लोगों को गांधी जी के थोड़े बेसिक्स जो परिचित है इस पर्सनैलिटी से, क्योंकि कई बार इनको फादर ऑफ द नेशन भी कंसीडर करा जाता है। तो उसको उनके बैकग्राउंड को समझना थोड़ा सा हमारे को ज़्यादा ज़रूरी है या स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स, थोड़ा बेसिक्स से शुरू करना ज़रूरी हो जाता है यहाँ पर। तो जैसे उनका पूरा नाम जो है मोहनदास करमचंद गांधी है, जाने जाते हैं महात्मा गांधी के नाम से, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था पोरबंदर गुजरात में। उनके जो पिता थे, उनके पिता पोरबंदर में दीवान थे। जो उनकी माता थी एक रिलीजियस महिला थी जिनका शुरुआती दौर में जैन धर्म में ज़्यादा विश्वास था। और गांधी जी का जो अपब्रिंगिंग हुआ है, अब जो उनका पालन पोषण हुआ है वो इसी संदर्भ में हुआ है, क्योंकि हम देखेंगे कि जो जैन धर्म का जो उनके ऊपर जो प्रभाव है जैन धर्म का, वो भी उनकी थिंकिंग, उनके एक्शंस में दिखता है
कि जैसे वो नॉन वायलेंस की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, तो जैन धर्म का मुख्य शिक्षा ही यही है, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही सबसे बड़ा परम धर्म है। तो इन सब चीज़ों को हमें समझना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक जो कोई थिंकर है उसके बैकग्राउंड को जानना या उस कॉन्टेक्स्ट को जानना कि उसके बाद उस व्यक्ति का क्या थिंकिंग आगे इमर्ज होगा, और ये बहुत मदद करता है किसी भी थिंकर्स को जानने के लिए। और आगे हम देखें कि जैसे उनकी मदद जो जैन धर्म के रिलीजियस टीचिंग्स जो उनके ऊपर इफ़ेक्ट करता है, उसके बाद वो कैसे वेजिटेरियन सिस्टम में वो पले बढ़े हैं। आगे हम देखें तो गांधी जी का जो एजुकेशन है वो नो डाउट बहुत अच्छा एजुकेशन रहा है, वकालत उन्होंने करा है, मगर जो एक होता है कि एक 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 वर्ड है, जिसको एक वर्ड है जिसको बोलते हैं कायरोस, एक ग्रीक वर्ड है, इसको हिंदी में बोलते हैं सत्यनिक्षण, सत्यनिक्षण। इसमें क्या होता है कि एक देखिए, आप कितना भी पढ़ाई कर रहे हैं मगर एक कोई इवेंट, कोई एक घटना आपकी वहाँ से पूरी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती है, उसी को कायरोस बोलते हैं। तो जो उन्होंने जितना भी पढ़ाई करा, जो उन्होंने जो असली जो रियलिटी है, जो उसका जो एक्सपोजर हुआ गांधी जी को, वो साउथ अफ्रीका में हुआ। और उसके बाद उनके अंदर एक अलग ही पर्सनैलिटी डेवलप हुआ। उसके बाद वो इंडिया विजिट करे, इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए जिन्होंने उनको एकदम कम्प्लीटली चेंज कर दिया, कि कैसे एक व्यक्ति जो सूट बूट पहना हुआ था कैसे वो धोती के अंदर आ गया है। बहुत सारे इवेंट्स हुए जिन्होंने गांधी जी की पर्सनैलिटी को एक अलग स्वरूप में मोड़ा और प्रभावित किया। उन सभी इवेंट्स का या फिर उन सभी घटना का गांधी जी के ऊपर प्रभाव रहा, और उनके चिंतन पे भी प्रभाव उसका बना रहा। अब हम आगे बात करते हैं कि गांधी जी का जो एजुकेशन पे विचार है, गांधी जी का जो एजुकेशन पे विचार है, शिक्षा को लेकर जो भी विचार है, उसको समझने के लिए ना सबसे पहले उनके जो एक सपनों का भारत है, जो उनकी एक पुस्तक भी है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, एक आइडियल सोसाइटी के बारे में समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आइडियल इंडियन सोसाइटी के बारे में समझना बहुत, क्योंकि देखिए एक आइडियल इंडियन सोसाइटी में वो किस तरीके की सोसाइटी को क्रिएट करना चाहते हैं, ये किस तरीके का समाज वह बनाना चाहते हैं, किस तरीके का एजुकेशन सिस्टम वो प्रोवाइड करना चाहते हैं, उसी के अंदर हमें गांधी जी के जो शिक्षा को लेकर विचार है वो है हमें गहराई से उपलब्ध हो पाएंगे, या हम उसको जान पाएंगे, समझ पाएंगे। अब देखिए गांधी जी के जितने भी चिंतन में ना, एक तो ये स्वराज जो है, स्वराज ये सबसे महत्वपूर्ण है, और एक स्वदेशी, ये दोनों एक तरीके से पिलर कह लीजिए गांधीयन थॉट के। इन दोनों को समझने के उपरांत हमें उनकी आइडियल सोसाइटी प्लस जो शिक्षा को लेकर उनके जो विचार हैं उनको समझने में हमें मदद मिलेगा। कि ये भी कह सकते हैं कि जितना भी थॉट है एजुकेशन को लेकर, सोसाइटी को लेकर, इंडिया को लेकर, वो सब इसी के अंदर ही समाहित है। से अभी हम दो वर्ड यहाँ से लेके जा रहे हैं, एक तो स्वराज और स्वदेशी। इन दो वर्ड्स को आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, ये टिपिकली गांधी से रिलेटेड वर्ड है। नो डाउट स्वराज जो वर्ड है इसका बहुत सारे थिंकर्स ने यूज़ करा है, इवन ये उपनिषद से आता है ये वर्ड, बहुत सारे थिंकर्स ने यूज़ करा है इस स्वराज वर्ड को। और गांधी इसको फ्रीडम के सेंस में और भी स्वरूप में इसको परिभाषित करते हैं। स्वदेशी भी बहुत सारे थिंकर्स ने यूज़ करा है, मगर मेजरली हम गांधीयन पर्सपेक्टिव देखते हैं कि जो जब भी स्वदेशी की बात आती है तो। अब देखिए जो यहाँ पे जो दो वैल्यू जो हम लेके चल रहे हैं, स्वराज और स्वदेशी, अब उसका महत्व क्यों बन जाता है गांधी के दर्शन के अंदर, या गांधी की जो जितना भी विचारधारा है या जितने भी विचार है उसका केंद्र कैसे बन जाता है ये क्यों? क्योंकि देखिए गांधी इन्हीं दो अवधारणाओं के माध्यम से अपने सपनों का भारत स्थापित करना चाहते हैं। अपने जो सपनों की जो
जो भारत है उसकी संकल्पना या आधारशिला रखना चाहते हैं। क्यों? देखिए, जो स्वराज जो शब्द है, देखिए मैंने जो पिछले में बताया कि जो स्वराज है ये क्या है, कोई नया वर्ड तो है नहीं, ये बहुत पुराना वर्ड है, उपनिषद के अंदर भी पाया है और बहुत सारे बाल गंगाधर तिलक ने इनका प्रयोग करा है, बहुत सारे थिंकर्स ने इस शब्द का प्रयोग करा है। ठीक है, उसके बाद देखिए इधर गांधी जो स्वराज का जो मीनिंग लेते हैं वो क्या लेते हैं, इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी, होम रूल, सेल्फ रूल। इस संदर्भ में गांधी जी स्वराज का अर्थ लेते हैं। स्वराज को स्वायत्तता, स्वतंत्रता, गृह शासन, स्वशासन के रूप में समझा जाना चाहिए, ये गांधी जी का कथन है। उसके बाद देखिए जो स्वदेशी का जो विचार है, जो स्वदेशी है, स्वदेशी का मतलब क्या है कि जितना भी कोई भी प्रतीक होगा या कुछ भी कार्य होगा, जो भी भौतिक और अभौतिक किसी भी तरीके का कोई सामान है या फिर कोई विचार है, जैसे अमूर्त कोई विचार है, कोई थॉट है, उस सब का जो रूट होगा, जो जड़ें होंगी किसी भी पेड़ की, वो कहाँ होगी, वो इंडियन वैल्यू सिस्टम के अंदर होगा, जो इंडियन जो आधारशिला है उसके अंदर होगा। स्वदेशी का मतलब क्या है कि जितना भी आप जैसे कोई भी विचार सोचते हैं, समझते हैं, किसी चीज़ का प्रतिपादन करते हैं, तो उन सब की जड़ें कहाँ होनी चाहिए, वो आपके भारतीय संदर्भ के अंदर होनी चाहिए। यही स्वदेशी का अर्थ समझाता है। और देखिए अभी तो एक नया सरकार ने एक नया योजना चलाया है, नया मिशन भी लॉन्च करा है, आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत क्या है, ये क्या गांधी के आइडिया को ही नहीं रिप्रेजेंट करता, जो स्वदेशी का जो आइडिया है। ठीक है, लोकल फॉर वोकल है ना, लोकल के लिए वोकल रहो। तो ये देखिए कि गांधी जी के विचार किस तरीके से आज के दौर में भी प्रासंगिक हैं, महत्वपूर्ण हैं। और इन्हीं दो विचारों के माध्यम से, स्वराज और स्वदेशी के माध्यम से ही गांधी जी अपने जो आइडियल सोसाइटी है, जो आइडियल इंडियन सोसाइटी है, उसकी संकल्पना प्रस्तुत करते हैं। आगे हम देखिए स्वराज जो शब्द है, जो आइडिया है, स्वराज की जो अवधारणा है, उसको और थोड़ा सूक्ष्म रूप से अगर हम समझने की कोशिश करें तो देखिए गांधी जी के लिए क्या है, जो स्वराज है वो केवल और केवल ये नहीं है कि ब्रिटिशर से आप आज़ाद हो जाएं, ये नहीं है। स्वराज का जो अर्थ है वो बहुत उच्चतम स्तर का अर्थ है गांधी जी के लिए। ठीक है, उनका ये अर्थ नहीं है कि ठीक है अभी अंग्रेज शासन कर रहे हैं, ब्रिटिशर शासन कर रहे हैं, इनको हटा के हम इंडियंस आ जाएं उसी शासन को करने के लिए, नहीं। वो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर चाहते हैं इससे, स्वराज के माध्यम से। नो डाउट स्वराज के अंदर देखिए, स्वराज क्या है, एक बड़ा जो वृहद सर्कल है। ठीक है, स्वराज, ठीक है, स्वराज, इसके अंदर ऑटोमेटिकली आपकी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस आ जाएगा। ठीक है, हाँ डेफिनेटली जो इंडियन जो रूल है वो आएगा ही आएगा, मगर जो स्वराज को हमें छोटे शब्दों में या सूक्ष्म अर्थों में उसे बांधना जरूरी नहीं है। तो गांधी यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि गांधी ये कह रहे हैं कि जो फ्रीडम है, जो स्वराज है, वो कहाँ से शुरू होगा, उसको हमें समझने की जरूरत है। तो गांधी जी के लिए जो स्वराज है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, फ्रॉम द बॉटम एंड द विलेज। ठीक है, जो निचले स्तर से, एकदम निचले स्तर से, जैसे यहाँ से आपका स्वराज स्टैब्लिश होगा, फिर उसके बाद वो कहाँ पे आएगा, गांव के अंदर आएगा, गांव से प्रांत में बदलेगा, प्रांत से राज्य में जाएगा, राज्य से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएगा। तो देखिए स्वराज क्या हो रहा है, स्वराज का जो परिधि है वो अग्रसर है, मगर स्वराज का बॉटम क्या है, वो व्यक्ति है, व्यक्ति के बाद उसका गांव है। इस चीजों को समझना है। तो गांधी जी अपने स्वराज के माध्यम से कहा, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो स्वराज है, जो स्वतंत्रता है, वो कहाँ, नीचे से शुरू होगी। ठीक है, और गांव को पूर्ण शक्ति वाले गणतंत्र के रूप में उभारने की कोशिश करेगी कि गांव एक गणतंत्र के रूप में उभरे। अब देखिए यहां पे आपको रिलेट करना है जो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट हुआ है, 73वें और 74वें संविधान संशोधन। देखिए तो कर क्या रहा है, 73वें 74वें संविधान संशोधन कि गांव के अंदर जितने भी वोटर्स हैं, जिनके पास
आइडेंटिटी कार्ड है, जो पहचान पत्र है, वो सब क्या है, पार्ट है किसके, ग्राम सभा के। तो ये क्या स्थापित कर रहा है कि सबसे पहले व्यक्ति स्वतंत्र है, उसके बाद व्यक्ति स्वतंत्र होने के बाद उसने एक लेजिस्लेचर स्टैब्लिश करा, विधायिका स्थापित करी, जिसे विधानसभा ग्राम सभा नाम दिया। तो देखिए कैसे गांधी के जो विचार हैं वो 73वें और 74वें संविधान संशोधन में भी आपको देखने को मिलते हैं। और ये जो व्यक्ति को एकदम स्वतंत्र कर दे रहे हैं, जो स्वराज का जो उसे बोध करा रहे हैं, जो आइडिया दे रहे हैं गांधी जी, उसके माध्यम से वो कर क्या रहे हैं, गांधी जी एक ऐसा विलेज रिपब्लिक क्रिएट करना चाहते हैं जो एकदम स्वतंत्र हो, एकदम अपने जितने भी कार्य करने की जो क्षमता है, कोई कार्य करने का जो प्रारूप है, उस सब में गांव अपने स्वरूप में स्वतंत्र हो, गांवों के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रतिबंधन ना हो। ये स्वराज का अर्थ है कि अल्टीमेटली कि व्यक्ति को स्वतंत्र करना है। गांधी जी के लिए व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यक्ति ही ये जो व्यक्ति है यही गांव का निर्माण करेगा, गांव फिर प्रांत का निर्माण करेगा, प्रांत राज्य का निर्माण करेगा, राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था या अंतर्राष्ट्रीय का निर्माण करेगा। तो इसलिए गांधी का जो केंद्र बिंदु है वो व्यक्ति है, ना कि गांव है। व्यक्ति ही गांव का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे हमें एक जो टेक वे पॉइंट है कि गांधी के दर्शन के अंदर, या फिर अगर जब हम गांधी जी के एजुकेशन के ऊपर जब बात करेंगे तो उनके केंद्र बिंदु में हमेशा देखिएगा व्यक्ति ही रहेगा, व्यक्ति और व्यक्ति का विकास वही मेन इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए जब वो विलेज रिपब्लिक गांधी जी के विचार से जब क्रिएट होगा तो क्या है कि एवरी विलेज हैज टू बी सेल्फ सस्टेन्ड एंड कैपेबल ऑफ मैनेजिंग इट्स अफेयर्स, कि हर गांव, प्रत्येक गांव क्या होगा, आत्मनिर्भर होगा अपने स्वरूप में, अपने जितने भी कार्य उसके लिए किसी और के ऊपर उसे निर्भर रहने का जरूरत नहीं है, और अपने जितने भी मामले हैं उनका प्रबंधन, उनको मैनेज करने में सक्षम होगा। अंततः यह व्यक्ति ही है जो इकाई है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति, अगर एक स्वतंत्र व्यक्ति ही स्वतंत्र ग्राम का निर्माण करेगा। अगर व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है तो वो स्वतंत्र ग्राम का निर्माण नहीं कर सकता। ये गांधी के दर्शन में स्पष्ट रूप से स्थापित है, संदर्भित है। जब हम ये दो शब्दों का मीनिंग समझें तो देखिए गांधीज आइडिया ऑन एजुकेशन आर बेसिकली रूटेड इन हिज विजन ऑफ आइडियल सोसाइटी। ठीक है, यही जो आइडियल सोसाइटी है इसी के अंदर हमें गांधी जी के जो शिक्षा पर विचार है उसको हमें समझने को, या फिर उनके जो विचार हैं वो यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। और आइडियल सोसाइटी के दो ही बेसिक पिलर्स हैं, स्वराज जो व्यक्ति को संदर्भित है, स्वदेशी जो व्यक्ति जितना भी थिंकिंग प्रोसेस है वो रूटेड हो उस ट्रेडिशन में, उस कल्चर में जो वहाँ का इंडिजीनियस हो या घरेलू हो। इस वाले नीचे वाले पॉइंट को हमने पिछली स्लाइड में ही हमने कवर करा कि देखिए उनका क्या मुख्य उद्देश्य क्या है, जो उनका आइडिया जो क्या है, जो ग्राम स्वराज का जो विचार है उसमें क्या है कि जो ग्राम होगा, जो गांव होगा वो क्या होगा, एकदम कंप्लीट फ्री होगा, अपने जितने भी टास्क हैं, जितने भी कार्य हैं उसको करने के लिए एकदम स्वतंत्र रूप से कर सकेगा, अपनी ज़रूरतों के लिए किसी दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं होगा। यही उनके आइडिया ऑफ विलेज स्वराज संदर्भित करता है। देखिए जो आइडिया ऑफ आइडियल ग्राम है, जो ग्राम का आइडिया है गांधी के थॉट के अंदर या विचार के अंदर या दर्शन के अंदर, वो क्या है कि जो प्रत्येक जो विलेज है वो अपनी जितनी भी स्थानीय ज़रूरत हैं, जो प्रत्येक गांव जो जितनी भी लोगों की जो स्थानीय ज़रूरत है, जैसे खाद्य हो गया, खाद्य फसल, कपड़े, कपास आदि को पूरा करने के लिए सक्षम हो।
उसके किसी भी दूसरे ग्राम के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए। वो इन सभी मामलों में एकदम अपने ऊपर ही सेल्फ डिपेंडेंट हो, आत्मनिर्भर हो। देखिए, अब जो ग्राम स्वराज का जो उनका विचार है उसके अंदर उन्होंने क्या बोला कि हर जो जितनी भी स्थानीय ज़रूरतें हैं उन सभी को पूरा करने के लिए अपना ग्राम जो है अपने एकदम स्वतंत्र हो, और बेसिक जो ज़रूरतें हैं, जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं उनको पूरा करना। अब देखिए आगे वो अपने ग्राम स्वराज के अंदर क्या बताते हैं कि गांव के पास क्या होना चाहिए, मवेशियों का रिजर्व होना चाहिए, ठीक है। वयस्कों और बच्चों के लिए क्या होना चाहिए, ग्राउंड, मनोरंजन, खेलने कूदने, ठीक है। तो गांव एक स्वतंत्र हो, मतलब उसको अपनी किसी भी जरूरत के लिए किसी और पर अधीन ना हो। अब थोड़ी देर के लिए देखिए, आज के जो जितने भी गांव हैं वो सब राज्य सरकारों के ऊपर निर्मित है, स्टेट गवर्नमेंट, कि हाँ वहाँ से फंड आएगा तब जाके। गांव में रोजगार नहीं है, ठीक है, इसीलिए सब गांव की तरफ भाग रहे हैं। मगर गांधी का एकदम जो ग्राम स्वराज का विचार है वो ये है कि ग्राम इस तरीके से कभी भी परेशान ना हो कि वो अपने लोगों को रोजगार नहीं उपलब्ध करा रहा, या उनकी जो वयस्क हैं, जो एडल्ट हैं, वो उनके पास कोई जॉब नहीं है। नहीं, क्या गांव के पास मनोरंजन के साधन होने चाहिए, अपने गांव के पास अपने कैटल, जो एक रिजर्व कैटल होना चाहिए, मतलब गांव के मवेशियों के लिए रिजर्व्स होने चाहिए। कि देखिए देखिए जो मवेशी, नो डाउट जो गांव की अर्थव्यवस्था है, जो ग्राम स्वराज की अर्थव्यवस्था है, उसमें मदद करेंगे डायरेक्ट रूप से, कि वो अपना दूध बेच सकते हैं, अपना खाद पानी को प्रबंधन कर सकते हैं, उसका प्रबंधन कर सकते हैं। मनोरंजन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब गांधी जी ये देखते हैं कि ये सब चीज़ें, जो बेसिक आधारभूत जो ज़रूरतें हैं, जो आधारभूत जो ज़रूरतें हैं वो पूरा होने के बाद, यदि अगर लैंड बचा रहता है, हमारे पास गांव के पास ज़मीन ज़्यादा बची है, तो नो डाउट वो मनी फसल जो होती हैं, जो मनी क्रॉप्स होती हैं, जो ऐसी फसलें जिनका बाजार में ज़्यादा मांग, पैसा ज़्यादा मिलता है, उन सबको वो उत्पादन करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कर सकते हैं। मगर गांधी जी यहाँ पे क्या बताते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि मनी फसल के रूप में आप गांजा, तंबाकू या अफीम इत्यादि जैसी फसलों की खेती करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि गांधी जी इन सभी के विरुद्ध हैं। किसी भी प्रकार के नशा सेवन के वह एकदम विरुद्ध हैं, कि आफ्टर ऑल ये जो नशा है, गांजा, तंबाकू, ओपियम, ये सब क्या है, गांव के जो यूथ हैं, जो गांव के जो लोग हैं या बच्चे हैं, या गांव का जो संस्कृति है, जो संस्कार है, उन सबको प्रभावित करेंगे। तो गांधी जी इन सभी के विरुद्ध हैं। इसी को बढ़ाते हैं आगे, तो देखते हैं कि गांधीन थॉट के अंदर जो ग्राम स्वराज का जो विचार है उसके अंदर क्या है कि जो ग्राम है वो अपने थिएटर, स्कूल, पब्लिक हॉल्स, इन सबको अपने आप ही मेंटेन करेगा, मैनेज करेगा। उनके जितने भी वाटर वर्क्स हैं, जितने भी कार्य हैं, वो स्वयं अपने आप में करने में सक्षम होगा। जैसे जो स्वच्छ पानी का जो उपलब्धता है वो अपने आप ही उसको पूरा कर ले। और देखिए, नो डाउट ये पहले था, जो क्लीन वाटर जो है, अभी तो मानिए कि सबको पाइप के थ्रू, पहले भी तो गांव में जब गांव के अंदर जो ग्राम के अंदर जो ये जो पाइप कनेक्शन नहीं होते थे, पहले भी तो लोग रहते थे। वो टेक्निक क्या है, वो जो उनकी जो इंडिजीनियस जो घरेलू तकनीक थी कि कैसे पानी को साफ करा जाए, घरेलू जो तकनीक थी उसको इजाद करा जाए, कि क्यों हर गांव अपनी पानी की किल्लत को क्यों नहीं समझ पा रहा, तो उस चीज़ों को भी समझे और अपना खुद का वाटर रिजर्व होना चाहिए गाँव को। तो एक तरह से एकदम कंप्लीट इंडिपेंडेंट, जो आत्मनिर्भर गांव की संकल्पना यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं गांधी जी, ठीक है। अब देखिए, जब हम ये ग्राम स्वराज की जो आइडिया को हम आगे देखते हैं, तो अब गांधी जी अपने एजुकेशन के आइडिया पे आते हैं, जो शिक्षा पे जो उनका विचार है उसके ओर वो अग्रसर होते हैं।
देखिए, गांधी जी भी क्या सपोर्ट करते हैं, गांधी जी भी कंपलसरी एजुकेशन सपोर्ट करते हैं हर व्यक्ति के लिए, हर रिलीजन, कास्ट, जेंडर, ठीक है, रेस, किसी भी, सभी को क्या होना चाहिए, कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए अप टू द फाइनल बेसिक कोर्स। कि जो बेसिक कोर्स है, जो पौड़ शिक्षा बोलते हैं आज के दौर पे, या जो बुनियादी शिक्षा है, जो आधारभूत शिक्षा है, वो सभी को अनिवार्य रूप से सभी को उपलब्ध होनी चाहिए। और उसके बाद भी अगर कोई हायर एजुकेशन में जाना चाहता है तो नो डाउट, कोई कोई किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, मगर वो किस पे आधारित होना चाहिए, कोऑपरेटिव बेसिस पे होना चाहिए। ठीक है, आगे हम देखिए गांव के अंदर किसी भी प्रकार की हिंसा को वो सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि गांधी जी का प्रमुख विचार है क्या है, अहिंसा। ठीक है, उसके बाद जो, अगर गांधी जी अपने गांव जो ग्राम स्वराज है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी हुआ है, अपने विचार देते हैं कि जैसे गांव के अंदर ग्राम रक्षक, जिसको ये से कह सकते हैं कि ग्राम अग्निवीर भी होने अनिवार्य हैं, जिनको किसके, एक रजिस्टर के माध्यम से रोटेशन बेसिस पे बारी बारी हर गांव को, अपने गांव को प्रोटेक्ट कर, हर व्यक्ति को अपने गांव को प्रोटेक्ट करने के लिए बारी बारी सामने आना होगा। ठीक है, तो वो सिक्योरिटी की भी बात करते हैं। ठीक है, आगे हम ग्राम स्वराज में देखें तो गांधी जी एक वही पंच की बात करते हैं कि पंच होने चाहिए गांव के अंदर, जो क्वालिफाइड होने चाहिए, उनके पास बेसिक एजुकेशन जरूर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद गांव की खुद की एक न्याय व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, कार्यपालिका होनी चाहिए, विधायिका होनी चाहिए, इस पे वो है बल देते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि गांधीज व्यू ऑन एजुकेशन, गांधी जी के शिक्षा पर उनके विचार या व्यूज। अब गांधी जी का जो शिक्षा पे विचार है ना, वो देखिए कहाँ से स्टार्ट करते हैं। गांधी जी जो शिक्षा को किस स्वरूप में देखते हैं कि ये है, क्या है, एक लाइफ ट्रेनर है, कि ये आपको जीवन आगे जीने में मदद करेगी। आप कुछ भी पढ़िएगा तो आपका जो जीवन है, वो जो वे ऑफ लाइफ है, उसको इन्हेंस करेगा, अपलिफ्ट करेगा। ये नहीं कि केवल और केवल आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज आपको मिले जिसका कोई यूज ना हो, या थियोरेटिकल नॉलेज नहीं, क्या होना चाहिए कि एक लाइफ ट्रेनर के रूप में होना चाहिए। ठीक है, तो नॉट एज द थियोरेटिकल नॉलेज इम्पार्टेड इन द क्लासरूम, इसके नहीं विरुद्ध, इसके विरुद्ध है। वो एजुकेशन को किस स्वरूप में देखते हैं, एक लाइफ ट्रेनर, कि हाँ आपको जीवन जीने का तरीका उपलब्ध कराया एजुकेशन। आगे हम देखें गांधी जी का जो विचार है एजुकेशन को लेकर या शिक्षा को लेकर, तो गांधी जी क्या बोलते हैं कि देखिए, एजुकेशन, जो शिक्षा का उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि ये आपको ज़्यादा पैसा या फिर आपका जो स्टेटस है उसको 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 मतलब अचीव करने या फिर उसको उसको प्राप्त करने के लिए ही केवल एजुकेशन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए कि जो शिक्षा है वो आपको फ्री करे, कि वो व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको इन्हेंस करे। आप एकदम स्वतंत्र या स्वराज का अनुभव करें, यह शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो शिक्षा गांधी जी के लिए क्या है कि यदि व्यक्ति स्वराज को अपने पा पाता है या स्वतंत्र हो पाता है, तभी शिक्षा का महत्व है। ना कि आप किसी अच्छी कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हैं और आप इतने टेंशन में हैं, आप केवल एक मशीन की तरह एक पुर्जा बन गए हैं ऑर्गेनाइजेशन, उसके ऊपर वो बल नहीं देते हैं गांधी जी, बल्कि क्या कहते हैं कि व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्र हो एजुकेशन के माध्यम से। वो एजुकेशन वो साधन के रूप में कार्य करे। क्या करे, एजुकेशन क्या है, एक साधन है, किस लिए, कि व्यक्ति अपने स्वराज को अचीव कर सके, स्वराज को प्राप्त कर सके। अब देखिए, गांधी जी का जो मेन पॉइंट आ जाता है वो ये आ जाता है कि गांधी जी शिक्षा को साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग की ओर भी अग्रसर हैं, कि वो दोनों को ही बराबर महत्व देते हैं। एजुकेशन इक्वल टू वोकेशनल ट्रेनिंग,
कि व्यावसायिक शिक्षा और शिक्षा दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। मगर आज के टाइम पे क्या है, आप सब देखिएगा तो केवल एजुकेशन है, वोकेशनल ट्रेनिंग बहुत कम है। ये जो एनईपी आया है, न्यू नई शिक्षा नीति आई है, नो डाउट इसमें कुछ बदलाव करा गया है कि नहीं, वोकेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए, शुरुआती दौर में होनी चाहिए। तो गांधी जी इस प्रकार की शिक्षा पद्धति की वकालत करते हैं। आगे देखिए, जो गांधी जी का जो विचार है व्यावसायिक प्रशिक्षण समुदाय की ज़रूरतों पर आधारित होता है कि व्यावसायिक एजुकेशन से हम क्या कर सकते हैं, समाज की भलाई भी कर सकते हैं या समाज में कुछ चीज़ें हम उपलब्ध करा सकते हैं। साथ एजुकेशन के साथ साथ हम समाज में बहुत सारे वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत जो प्रोडक्ट बनेंगे तो उससे समाज का भला होगा। और गांधी जी क्या बात करते हैं कि शिक्षा का यही रूप सीखने और समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका था। कि देखिए गांधी जी के लिए क्या है, जो शिक्षा का जो ये रूप है, जो एजुकेशन प्लस में वोकेशनल ट्रेनिंग, ये बहुत महत्वपूर्ण है सीखने और समझने के लिए बच्चों को। और देखिए आगे जाके देखिए गांधी जी क्या कार्य करते हैं कि गांधी जी लिटरेसी एंड और एजुकेशन, गांधी जी शिक्षा और साक्षरता दोनों में डिफरेंशिएट करते हैं, दोनों को अलग अलग स्वरूप में देखते हैं। तो देखिए गांधी जी के लिए जो शिक्षा है, शिक्षा का तात्पर्य गांधी जी के लिए क्या है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो। जो बालक है या जो मनुष्य है, उसके उसको उसके अंदर में से सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को उत्पन्न करा जाए, उसके मन आत्मा को में से जो सर्वश्रेष्ठ पर्सनैलिटी है, उस व्यक्ति का जो चरित्र है उसको निकाला जाए, उसको कल्टीवेट करा जाए।